अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पहला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो एंजाइना पेक्टोरिस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के साथ। ये ऐसी हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है जिनमें हमें कॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है या कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है, तो हमें डायलेशन के लिए यूज़ होगा। अब ये CVS की बहुत सी जितनी भी तकरीबन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनका इफेक्ट जो होता है वो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रीन पे होता है ऑन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में। दो टाइप्स ऑफ एक्शन होते हैं, एक प्राइमरी एक्शन और एक सेकेंडरी या फिर कॉमन एक्शन होता है। प्राइमरी एक्शन में ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, रिड्यूसिंग हार्ट रेट या फिर कार्डिक आउटपुट, और बीपी को भी डाउन कर देगा। कॉमन कंडीशंस में ये हाइपरटेंशन को, एंजाइना को, अरिथमियास को, हार्ट फेलियर को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और माइग्रेन्स को ये ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जिस तरह से हमें पता है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्ट पे एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जाके ये ब्लॉकेज गिरा देता है और हार्ट के रेट को डिक्रीज़ कर देता है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव कोनोट्रोपी। और इसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस भी रिड्यूस हो जाते हैं, जो कि नेगेटिव आयोनोट्रोपी कहलाता है। इस तरह से ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास लंग्स और ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये वहाँ पे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन या वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। रेनिन सिक्रीशन जो है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 के लेवल डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। इनमें नॉन सिलेक्टिव होते हैं जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को करते हैं, जिनमें प्रोपेनोलोल आ जाते हैं। फिर कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, और ऐसे होते हैं जो अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी रखते हैं। इन सबको हम आगे डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कॉमन बीटा ब्लॉकर्स। इनमें हमारे पास आ जाते हैं मेटाप्रोलोल, ये कार्डियो सिलेक्टिव है। देन हमारे पास आ जाते हैं, फिर हमारे पास आ जाती है एटिनोलोल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कार्डियो सिलेक्टिव भी है। दैट मीन्स कि वो बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। इसी तरह इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी डोजेज भी डिफरेंटली जो है वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ये नर्सिंग में आ जाता है, फार्माकोलॉजी में इसकी इतना रोल नहीं है। और हमारे पास आ जाते हैं यूजेस, हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिथमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और इस तरह से जितनी भी हमारे पास CVS के डिसऑर्डर्स हैं उन सब को ट्रीट करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं इस क्लास को, बीटा ब्लॉकर्स की क्लास को। एंजाइना तो मेन है, इसकी प्रायोरिटी है बीटा ब्लॉकर्स में। नाइट्रेट्स के बाद हम बीटा ब्लॉकर्स ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में और माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, फटीग, डिजीनेस, ये कॉमन है। ब्रेडिकार्डिया यानी कि स्लो हार्ट रेट, सीरियस ये हो सकता है कि ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है इन एटिक पेशेंट, और ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप एंटी एंजाइनल में बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो आप इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ या इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के साथ क्यों नहीं दे सकते। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ जो है, जैसे वरापामिल और डिल्टियाज़िम हो गई, इसके साथ ब्रेडिकार्डिया या फिर हार्ट रेट का जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने का रिस्क होता है। और अगर हम इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के साथ लेते हैं तो फिर हाइपोग्लाइसेमिक जो इफेक्ट है वो मास्क हो सकता है। इस वजह से हम लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग और केयरफुली जो है वो एडमिनिस्टर करना होता है। और एनसेड्स के साथ जो है वो इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट डिक्रीज़ हो जाता है। हो जाती हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हम इसको एस्थमा या COPD वाले पेशेंट्स के साथ नहीं दे सकते, जैसे नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हो गए, रिस्क ऑफ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। फिर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स को हम नहीं रिकमेंड करते, या जिनकी ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन चल रही होती है उनको भी हम नहीं रिकमेंड करते। या फिर कार्डियोजेनिक शॉक जिनको आने के चांसेस होते हैं, या ऑलरेडी हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन में है, तो उनको भी हम नहीं करते। इसकी वार्निंग यही है कि इसको अब्रप्ट विड्रॉल नहीं करना, यानी कि आपने इसको रिड्यूस करके इसकी डोज करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बंद कर देना है। कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास जो कार्डियो वेस्कुलर एजेंट्स जो प्रेफर्ड हैं वो मेटाप्रोनोल और एटिनोलोल है, और वो उन पेशेंट्स के लिए सेफ़र हैं जिनको अस्थमा या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, या फिर ये कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। हमारे पास आ जाते हैं हार्ट फेलियर्स के लिए भी बीटा ब्लॉकर ऐसे, जो कि कार्बिडियोलोल और मेटाप्रोलोल है, ये बेनिफिशियल है। और ये क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि इससे जो मोर्टेलिटी रेट है हार्ट का वो रिड्यूस हो जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग करानी होती है ब्लड प्रेशर की, हार्ट रेट की, और एरिथमिया प्रॉपर है या नहीं, तो फिर आप इसको सेफर अमाउंट में एडमिनिस्टर करवा सकते हैं।
बीटा ब्लॉकर्स में चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग इम्पॉर्टेंट होता है। लेक्चर का पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट होगा वो बहुत जल्द मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिमार्क्स दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।